विंदापाल उग्रसेन पाल महाविद्यालय की इस ऑनलाइन कक्षा में हम पुनः आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करते हैं। आज जिस विषय वस्तु को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं वह है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, और यह आपकी परीक्षाओं के लिए, डीएलएड परीक्षाओं के लिए, बीएड परीक्षाओं के लिए, डीएड स्पेशल एजुकेशन की परीक्षाओं के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपकी परीक्षाओं में अक्सर इससे प्रश्न बनते हैं, और टेट और सुपर टेट की परीक्षाओं में, सी टेट की परीक्षाओं में भी इनसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। तो आइए देर न करते हुए इन सभी संज्ञानात्मक विकास के पहलुओं का हम अध्ययन करते हैं क्रमबद्ध तरीके से। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या है। प्यारे बच्चों, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ जानने के लिए देखिए, सोचने समझने और तर्क करने की जो क्षमता का विकास है उसे ही संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। यदि किसी बच्चे में सोचने समझने और तर्क करने की क्षमता का विकास हो रहा है तो आप समझ जाइए कि बच्चे में संज्ञानात्मक विकास तीव्र गति से हो रहा है। तो इसके अर्थ में समझ गए, सोचने समझने और तर्क करने की क्षमता का विकास ही संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। संज्ञानात्मक विकास को समझाने के लिए पियाजे ने इसके दो पहलुओं का उल्लेख किया है। पहला पहलू है संगठन और दूसरा पहलू है अनुकूलन। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं संगठन किसे कहते हैं, फिर समझेंगे अनुकूलन किसे कहते हैं। संगठन क्या है? साधारण अर्थों में सूचनाओं को एकत्रित कर लेना ही संगठन है। लेकिन इन्होंने समझाया कि संगठन से तात्पर्य प्रत्यक्षीकरण और बौद्धिक सूचनाओं को सार्थक पैटर्न में व्यवस्थित करने से है। यदि हम प्रत्यक्षीकरण, जैसे आप प्रत्यक्षीकरण समझ रहे हैं, चीज़ों को देखना जो हमारे सामने उपस्थित हैं, उनके रंग रूप, उनकी प्रकृति, उनके आकार, उनके भार, उनके गुण, उनके धर्म, उनका दोष, ये सभी प्रत्यक्षीकरण है। और तमाम बौद्धिक सूचनाएं बालक एकत्रित करता है। कहीं घर से एकत्रित कर रहा है, कहीं समाज से एकत्रित कर रहा है, कहीं विद्यालय से, कहीं पाठ्यक्रम से, कहीं इंटरनेट से बौद्धिक सूचनाएं वो प्राप्त कर रहा है। तो प्रत्यक्षीकरण और बौद्धिक सूचनाओं को यदि बालक सार्थक ढंग से सही पैटर्न में व्यवस्थित कर दे तो उसे ही संगठन कहते हैं। ठीक है, अब आइए समझिए अनुकूलन किसे कहते हैं। अनुकूलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपने पूर्व ज्ञान और नवीन अनुभवों के मध्य संतुलन स्थापित करता है। पूर्व ज्ञान और नवीन अनुभवों के बीच, पूर्व में क्या सीखा और वर्तमान में क्या सीख रहा है, दोनों के मध्य जब संतुलन स्थापित कर लेता है बालक, तो वह स्थिति कहलाती है अनुकूलन की स्थिति। ठीक है, अनुकूलन को भी समझाने के लिए पियाजे ने इसको दो भागों में बांटा है, दो रूपों में समझाने का प्रयास किया है। पहला भाग है इसका आत्मसातीकरण और दूसरा है समविष्टीकरण। आत्मसातीकरण, अनुकूलन की प्रक्रिया आत्मसातीकरण और समविष्टीकरण दोनों से होकर गुजरती है। पहले आत्मसातीकरण होता है, फिर समविष्टीकरण होता है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि आत्मसातीकरण किसे कहते हैं। आत्मसातीकरण से तात्पर्य नवीन अनुभवों को पूर्ववर्ती विद्यमान संरचनाओं में व्यवस्थित करने से है। नवीन अनुभवों को पूर्ववर्ती विद्यमान संरचनाओं में व्यवस्थित करने से है। इसी को हम क्या कहते हैं? आत्मसातीकरण कहते हैं। और एक उदाहरण के माध्यम से आप समझ लीजिए कि जैसे एक बच्चा है, इसने सबसे पहले एक गाय के बछड़े को देखा। किसको देखा? बछड़े को देखा, गाय के बछड़े को देखा। जीवन में पहली बार उसने गाय के बछड़े को देखा, और देखने के पश्चात वो सोचता है कि अरे ये आधी भूरी है, आधी सफ़ेद है। ठीक है, ये चीज़ देख रहा है। उसका मुख देख रहा है, उसकी आंखें देख रहा है, उसके कान देख रहा है, उसकी पीठ की संरचना को देख रहा है, उसके पेट की संरचना को देख रहा है, उसके चार पैरों को वो देख रहा है, उसकी पूंछ को वो देख रहा है, और फिर जान रहा है कि ये बछड़ा है, गाय का बच्चा है। कुछ दिन बाद, ठीक, गाय के बछड़े को तो उसने पहले देखा, अब वो किसी बकरी को देख रहा है। ठीक है, किसको देख रहा है? बकरी को देख रहा है। बकरी, तो बकरी को देखा तो कहा
अरे कहीं ये वही गाय का बछड़ा तो नहीं है, क्योंकि इसके भी मुंह है, नाक है, दो आंखें हैं, दो कान हैं, चार पैर हैं और ये पूंछ है। ठीक है, तो अब देखिए अर्थ को पहले समझिएगा कि आत्मसातीकरण से तात्पर्य नवीन अनुभवों को, ये नवीन अनुभव है, बकरी को उसने बाद में देखा, नवीन अनुभव कहलाएगा, और पूर्ववर्ती विद्यमान संरचनाओं में व्यवस्थित करने से है, इसको इसमें व्यवस्थित करने से है। नवीन अनुभवों को पूर्ववर्ती विद्यमान संरचनाओं में व्यवस्थित करने से है। तो उसने जब बकरी के बच्चे को देखा तो उसने कहा अरे इसका भी भूरा रंग है, यहाँ भी सफ़ेद है ये तो कहीं ये वही गाय का बछड़ा तो नहीं है। तो ये जो प्रक्रिया है इसे कहते हैं आत्मसातीकरण। ठीक है, समझ गए इतनी चीजें। अब आइए चलते हैं समविष्टीकरण को समझते हैं कि समविष्टीकरण क्या है। समविष्टीकरण को समझाने के लिए पियाजे ने कहा कि समविष्टीकरण से तात्पर्य नवीन अनुभवों की दृष्टि से पूर्ववर्ती बौद्धिक सूचनाओं में सुधार करके विस्तार करने या परिवर्तन करने से है। ठीक है, पियाजे ने क्या कहा समविष्टीकरण में कि नवीन अनुभवों की दृष्टि से पूर्ववर्ती बौद्धिक सूचनाओं में सुधार करने, विस्तार करने या परिवर्तन करने से है। एक अर्थ तो उन्होंने ये समझाया। एक और अर्थ उन्होंने कहा कि जब बालक पहले से ज्ञात ज्ञान में कोई नवीन बात जोड़ता है या अंतर करना सीखता है तो उसे समविष्टीकरण कहते हैं। अब देखिए, हमने आपको चित्र के माध्यम से समझाया था कि फर्स्ट नंबर पर उसने गाय के बछड़े को देखा और दूसरे नंबर पर उसने बकरी को देखा। ठीक है, पहले उसने इसको देखा, पहले गाय के बछड़े को देखा, बाद में उसने बकरी को देखा। ठीक है, यही तो कह रहा है कि जब बालक पहले से ज्ञात ज्ञान में, पहले से ज्ञात उसको ज्ञान था बछड़े का, ज्ञात ज्ञान में कोई नवीन बात जोड़ता है या अंतर करना सीखता है तो उसे समविष्टीकरण कहते हैं। तो अब वो जोड़ेगा, घटाएगा, क्या जोड़ेगा? नहीं, ये गाय का बछड़ा है, इसके सींग तो नहीं थी, हमने देखा था, और इसके तो सींग भी है, गाय बकरी के सींग है, तो नहीं, ये तो गाय का बछड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, तो जोड़ा उसने कि नहीं, ये गाय का बछड़ा नहीं हो सकता, ये कोई और जीव है। ठीक है, अब देखिए इसके नीचे सफ़ेद कुछ बाल दिख रहे हैं बकरी के, और इसके नीचे बाल उस ढंग से हैं नहीं, तो कहा नहीं, ये तो वो जीव नहीं है। इसकी पूंछ देख लीजिए, इसकी पूंछ छोटी है और इसकी पूंछ यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, तो कहा नहीं यार, ये तो जो है छोटी पूंछ वाला जीव है और ये बड़ी पूंछ वाला जीव है। तो जोड़ रहा है और घटा रहा है। तो नवीन पहले से ज्ञात ज्ञान में जब कोई नवीन बात जोड़ता है या अंतर करना सीखता है तो इसी को कहते हैं समविष्टीकरण। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को समझाने के लिए 4 बौद्धिक स्तर का इन्होंने 4 बौद्धिक विकास की अवस्थाएं इन्होंने बतलाई हैं, या 4 इसको हम कह सकते हैं संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं इन्होंने बतलाई हैं। क्रमबद्ध तरीके से उन सभी अवस्थाओं को आप याद करिए, और क्रमबद्ध तरीके से जब परीक्षा में पूछा जाए तो उसको क्रमबद्ध तरीके से ही बताने का प्रयास कीजिए। पहली जो अवस्था है संवेदनात्मक गामक अवस्था, इसको कहते हैं इंद्रिय जन्य गामक अवस्था। क्या कहते हैं? इंद्रिय जन्य गामक अवस्था। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इन चारों अवस्थाओं का हम विस्तार पूर्वक अगले पेज पर अध्ययन करेंगे। तो चलिए, पहला जो आपका है संवेदनात्मक गामक अवस्था, या इसको इंद्रिय जन्य गामक अवस्था भी हम कहते हैं, इसकी प्रमुख इसमें जो विशेषताएं हैं, जो इसके प्रमुख बिंदु हैं, उनको सिलसिलेवार तरीके से हम पढ़ते हैं। संवेदनात्मक गामक अवस्था जो होती है वह जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक चलती है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक चलती है। और अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि पियाजे का संवेदनात्मक गामक अवस्था कितने वर्ष से कितने वर्ष तक चलती है, और 4 विकल्प दे देगा तो आपको नहीं पता रहेगा कि जन्म से लेकर 2 वर्ष, तो आप गलत कर देंगे। तो इस चीज़ को भी जानिए।
इस अवस्था में बालक केवल अपनी संवेदनाओं और शारीरिक क्रियाओं की सहायता से ज्ञान अर्जित करता है। अपनी संवेदनाएं, जो उसके अंदर संवेदनाएं हैं, उनकी सहायता से और अपनी शारीरिक क्रियाओं की सहायता से। कहीं टहल कर जाएगा, रेंग कर जाएगा, चल कर जाएगा, तो शारीरिक क्रियाओं की सहायता से वह ज्ञान अर्जित करता है, संज्ञान उसको प्राप्त होता है, ज्ञान उसको प्राप्त होता है। ठीक है। इस अवस्था में बालक सहज क्रियाओं और ज्ञानेंद्रियों की सहायता से ध्वनियों, स्पर्श, रसों, गंधों का अनुभव करता है। बालक अपनी सहज क्रियाएं, जो वो सहज क्रियाएं कर रहा है, रेंगना, टहलना, घूमना, ये सहज क्रियाएं हैं। ठीक। और ज्ञानेंद्रियां, जो उसकी इंद्रियां हैं, ठीक है, 5 इंद्रियां होती हैं हर व्यक्ति में, तो उन ज्ञानेंद्रियों की सहायता से ध्वनियों, कान से वो ध्वनि को सुनेगा, समझेगा। ठीक। स्पर्श, अपनी हथेली से, अपनी त्वचा से वह स्पर्श करके ज्ञान को अर्जित करेगा। रस को, अगर कोई रस है, जैसे वो शरबत पी रहा है, तीखा खा रहा है, नमकीन खा रहा है, तो अपनी जीभ भी उसकी इंद्रिय का ही काम करती है। गंध, नाक से वह गंध का भी अनुभव करेगा। तो इन सब चीज़ों के माध्यम से, ज्ञानेंद्रियों की सहायता से वह ज्ञान का अर्जन करने में सफल होता है। इस अवस्था में बालक असहाय जीव से गतिशील जीव बन जाता है, अर्धभाषी बन जाता है और चतुर हो जाता है। इस अवस्था में बालक क्या होता है? असहाय जीव से असहाय होता है। ठीक है। जब बच्चा पैदा होता है तो निश्चित रूप से वह असहाय ही होता है, लेकिन यहाँ से उसकी गतिशीलता प्रारंभ हो जाती है। क्या प्रारंभ हो जाती है? गतिशीलता प्रारंभ हो जाती है। 2 वर्ष का जब बालक होने लगता है, 9 माह के पश्चात या 12 माह तक वो एक शब्द बोलने लगता है, तो वह धीरे धीरे भाषाई भी होने लगता है। वह पूर्ण विकास तो भाषा का नहीं होता, अर्ध विकास होता है। 2 वर्ष की अवस्था तक बालक का भाषाई विकास पूर्ण नहीं होता, इसलिए इसको हम अर्ध विकास, अर्धभाषी भी कह सकते हैं। और धीरे धीरे वो चतुर भी होने लगता है। तेज प्रकाश और ध्वनि के आवाज के प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। अगर तेज प्रकाश उसको दिख रहा है तो उसके तरफ भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा, और तेज आवाज अगर हो रही है, साउंड वगैरह बज रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कहीं शोर शराबा हो रहा है, तो उसके प्रति भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। ठीक है। प्रयास एवं त्रुटि के आधार पर वह सीखता है। ठीक है। थार्नडाइक का यह जो नियम है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, यहाँ पर भी लागू होता है, संज्ञानात्मक विकास में भी लागू होता है। बालक कोई कार्य करता है, त्रुटि करता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर प्रयास करता है, फिर त्रुटि करता है, तो प्रयास और त्रुटि के आधार पर वह सीखना प्रारंभ करता है। तो ये था आपका संवेदनात्मक गामक अवस्था। अब दूसरी अवस्था के बारे में हम पढ़ते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक चलती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में संकेतात्मक कार्यों और भाषा का प्रयोग प्रारंभ हो जाता है। संकेतों का प्रयोग करने लगता है। पापा वो चीज़ चाहिए, ठीक है, तो संकेत हो गया। ठीक है। संकेतात्मक कार्य और भाषा का प्रयोग भी वह करना प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था को पियाजे महोदय ने 2 भागों में बांटा है। पहला भाग इसका है पूर्व प्रत्यात्मक काल, ठीक, और दूसरा भाग है अंतः प्रज्ञा काल। तो सबसे पहले हम पूर्व प्रत्यात्मक काल का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम इन बिंदुओं को पढ़ेंगे। पूर्व प्रत्यात्मक काल 2 वर्ष से लेकर के 4 वर्ष तक होता है। आप ध्यान दीजिएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से लेकर के 7 वर्ष तक होती है, लेकिन बीच में ही 4 वर्ष तक, 2 से लेकर के 4 वर्ष तक आपकी पूर्व प्रत्यात्मक काल चलता है। इस काल को परिवर्तन का काल भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें बालकों के आदतों का निर्माण होता है, उनके व्यवहार का निर्माण होता है, बहुत सारे परिवर्तन उनके शरीर में, शारीरिक परिवर्तन भी दिखाई देते हैं, बौद्धिक परिवर्तन भी दिखाई देते हैं। तो तमाम परिवर्तनों के कारण इसको परिवर्तन की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में बच्चे में खोज की प्रवृत्ति होती है, इसलिए खोज की अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है। बालक अधिक जिज्ञासु हो जाता है इस अवस्था में, तो यह जिज्ञासु की अवस्था भी कहलाएगी, या जिज्ञासा अधिक होती है, यह भी कह सकते हैं। प्रश्न पूछकर अपनी जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास करता है,
जो 2 वर्ष से लेकर के 4 वर्ष तक का बालक है वह अपने माता पिता से प्रश्न पर प्रश्न पूछता है। जैसे कोई बालक है अपने पिता के साथ है, वो किसी कौवे को देख लिया तो पापा वो क्या है, बेटा कौवा है। तो पापा वो खाता क्या है, तो पापा वो पीता क्या है, पापा वो रहता कहाँ होगा, पापा वो काला क्यों है, पापा वो काँव काँव क्यों बोलता है, पापा उसके मम्मी पापा कहाँ हैं, पापा वो नहाता कहाँ होगा। बहुत सारे प्रश्न वो पूछता है। तो प्रश्न पूछ करके अपनी जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास करता है। तो यहाँ से एक बात और निकल करके सामने आती है कि अगर 2 वर्ष से लेकर के 4 वर्ष तक का कोई बालक है और वो आपसे प्रश्न पूछ रहा है तो आप उसका सार्थक उत्तर देने का प्रयास कीजिए, कभी उसको डांटने और फटकारने का कार्य मत कीजिए, नहीं तो उसका संज्ञानात्मक विकास रुक जाएगा। भाषा का तीव्र विकास होने लगता है। प्रश्नों को वो कैसे पूछेगा, भाषा के माध्यम से, तो धीरे धीरे उसके अंदर भाषा का तीव्र विकास भी होने लगता है। तो ये रहा पूर्व प्रत्यात्मक काल। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को 2 भागों में बांटा है। पहला भाग हमने आप पढ़ लिया कि पूर्व प्रत्यात्मक काल। अब दूसरे भाग को हम पढ़ेंगे अंतः प्रज्ञा काल। अंतः प्रज्ञा काल जो होता है वह होता है 4 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक। ये जो अवस्था चलती है ये 4 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक चलती है। ठीक है, इसमें लिखा नहीं था, हमने लिख दिया, समझ जाइए। इस अवस्था में बालक बिना तर्क के वार्ता या विचार को, किसी तर्क की जरूरत तर्क नहीं करता वो, बल्कि वार्ता या विचार को सीधे सीधे स्वीकार कर लेता है। क्या कर लेता है? सीधे सीधे स्वीकार कर लेता है। ठीक है, इस अवस्था में बालक बिना किसी तर्क के, कोई तर्क वितर्क नहीं करता, जैसा आप कहेंगे, जैसा आप दिखाएंगे, जैसा आप जो है अपना विचार व्यक्त करेंगे, जैसी अपनी भाव व्यक्त करेंगे, उस सबको उसी रूप में स्वीकार कर लेता है। तो बिना किसी तर्क के वार्ता या विचार को वह स्वीकार कर लेता है। परिस्थितियों के अनुसार प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। जैसी परिस्थिति होगी, ठीक है, वो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा। अगर अच्छी परिस्थिति है तो अच्छा आचरण व्यक्त करेगा, ठीक है, और अगर बुरी परिस्थिति में फंस गया तो बुरी प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा। ठीक है, आप डांटेंगे तो वो भी डांटेगा। ठीक है, तो प्रतिक्रिया के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। अगर दुख पड़ गया, ठीक है, अगर दुख पड़ गया, ठीक है, तो उसकी प्रतिक्रिया जो होने लगेगी वो रोने लगेगा। ठीक है, अगर कहीं सुख मिल गया उसको तो वह खुश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रसन्न हो जाएगा, खुश हो जाएगा। तो जैसी परिस्थितियां होंगी उसी अनुसार वह प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा। विभिन्न घटनाओं, वस्तुओं और वस्तुओं के मध्य तालमेल को बिठाना कठिन होता है। इस अवस्था में बहुत, जैसे प्रकृति है, ये संसार बहुत बड़ा है, तो बहुत बड़ा होने के कारण घटनाएं भी बहुत ज़्यादा हैं, वस्तुएं भी बहुत ज़्यादा हैं। वस्तुओं के मध्य विभिन्न घटनाओं, वस्तुओं और वस्तुओं के मध्य तालमेल को वो बिठा नहीं पाता। ठीक है, उसको कठिनाई का अनुभव होता है। बालक छोटी छोटी गणनाओं को सीख लेता है, जैसे जोड़ घटाना, धीरे धीरे वो सीखने लगता है, इकाई के अंक जोड़ने लगता है। जैसे मान लीजिए 2 धन 2 लिख दिया तो बच्चे ने 4 कर दिया। ठीक है, तो धीरे धीरे वो जोड़ना भी आने लगता है। 3 दे दिया, 1 दे दिया, घटाना दे दिया, तो ये जो है 2 उत्तर आ गया तो घटाना भी इसको आने लगता है। तो धीरे धीरे वो जोड़ घटाना भी सीखने लगता है सीख लेता है। संख्या का प्रयोग करने लगता है, संख्याओं का। अब पापा ने उसको टॉफ़ी दे दी, मम्मी ने पूछा कितनी टॉफ़ी दी, तो गिन लेता है 1 2 3 4 5, 5 टॉफ़ी दी मम्मी। तो जोड़ जो है संख्याओं का प्रयोग भी करने लगता है। कितनी रोटी खाई? 2 रोटी खाई, है ना। कितने कदम चले? 10 कदम चले। तो ये सारी चीज़ें संख्याओं का प्रयोग करने लगता है। अब तीसरी जो अवस्था इन्होंने बतलाई थी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी अवस्था है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में बालक विद्यालय जाने लगता है। पहली विशेषता इसकी यही है कि बालक क्या है? विद्यालय जाने लगता है। बालक में वस्तुओं और घटनाओं के बीच समानता, भिन्नता को समझने की क्षमता विकसित होने लगती है। जो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं, घटनाएं हैं, उनके मध्य जो समानता है, जो भिन्नता है, उसकी समझ उनके अंदर विकसित होने लगती है इस अवस्था में। दूसरा, मूर्त चिंतन का विकास, मतलब मूर्त चिंतन प्रारंभ हो जाता है उनका। मूर्त वस्तुओं
के संबंध में तार्किक संक्रियाएं करने लगता है। जो चीज़ें उसको प्रत्यक्ष रूप से दिख रही हैं, मूर्त हैं, उसके बारे में वह अपना तर्क भी देने लगता है। ठीक, तो यह मूर्त चिंतन को दर्शाता है। पर्यावरण के साथ अनुकूलन के नियम सीख लेता है। पर्यावरण के साथ हमको कैसे अनुकूलित होना है। ठंड है तो चलो कान ढक लेते हैं, गर्मी है तो चलो छाता ले लेते हैं, धूप बहुत तेज है। ठीक है, तो पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना भी वह सीख लेता है। बरसात हो रही है तो छाते का प्रयोग कर लेगा, रेनकोट का प्रयोग कर लेगा। माप और तौल का ज्ञान भी हो जाता है। दूध कितने लीटर है आता है उसका ज्ञान। ठीक है, तौल का ज्ञान, बाजार जाने लगता है तो सब्जी खरीदने लगता है, 1 किलो आलू लिया, 1 किलो प्याज लिया, तो माप तौल का भी ज्ञान उसे प्रारंभ होने लगता है। वह जगत में अधिक से अधिक रुचि लेने लगता है। परिवार से जब वो विद्यालय की तरफ निकलता है ना, तो समाज में, खेल के मैदान में, विद्यालय के मैदान में, विद्यालय में या अन्य स्थानों पर, शादी समारोह विवाह में वह अधिक रुचि लेने लगता है। तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के कुछ लक्षण थे, इसके माध्यम से हम समझ लेते हैं इसको। आगे हम चलते हैं। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यह 12 वर्ष से प्रारंभ होती है और 15 वर्ष तक चलती है। और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं उसको भी बिंदुवार तरीके से समझ लीजिए कि तार्किक चिंतन और समस्या समाधान की क्षमता का विकास हो जाता है। बालक 12 वर्ष से ऊपर हो गया, 15 वर्ष, अब तो वो किशोरावस्था में प्रवेश कर गया, तो इस अवस्था में तार्किक चिंतन पूर्ण हो गया, तार्किक चिंतन करने लगा। ठीक है, समस्या समाधान, अगर कोई समस्या उसके सामने उपस्थित हो जाती है तो अपनी समस्याओं के प्रति वह जो है अपनी समस्याओं को खुद ही समाधान करना प्रारंभ कर देता है। अमूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन का पूर्ण विकास हो जाता है। अमूर्त चिंतन ऐसी चीजें जो दिखाई नहीं देती, जैसे ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ठीक है, स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है, कर्म क्या है, ये सारी अमूर्त चिंतन हैं। और इनका पूर्ण विकास, अमूर्त चिंतन, अमूर्त वस्तुओं के प्रति इनका जो चिंतन है उसका पूर्ण विकास हो जाता है। बौद्धिक संगठन और बौद्धिक संगठन अधिक क्रमबद्ध हो जाते हैं। बौद्धिक संगठन मतलब बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है, तो ये इसका एक लक्षण है। विसंगतियों के संबंध में विचार की उन्नति, विसंगतियों के संबंध में विचार की उत्पत्ति। कहने का तात्पर्य है कि विसंगतियां भी, जो सामाजिक बुराइयां हैं, वह भी उनके अंदर जन्म लेने लगती हैं। ठीक है, तो विसंगतियों के संबंध में भी विचार की उत्पत्ति होने लगती है। ठीक है, विसंगतियां मतलब बुराइयां भी उनके अंदर जन्म लेने लगती हैं। पुरानी पीढ़ी के मूल्यों की आलोचना करते हैं। अपने माता पिता की पीढ़ी या अपने बाबा दादा की पीढ़ी की वो आलोचना करने लगते हैं कि अरे आप लोग तो बहुत पिछड़े हो, हम बहुत विकसित समाज में पैदा हुए हैं। तो उनकी आलोचना भी करने लगता है। उनके जो मूल्य थे, उनके जो आचार थे, विचार थे, नैतिकताएं थी, उन सभी का वो जो है आलोचना करना प्रारंभ कर देता है। नैतिकता की तरफ झुकाव अधिक होने लगता है। इस अवस्था में बालक में परोपकार के प्रति, राष्ट्र के प्रति देशभक्ति की भावना या वीर पूजा इनमें अत्यधिक देखने को मिलती है। तो इसलिए कह सकते हैं कि नैतिकता की तरफ झुकाव भी तीव्र गति से होने लगता है। ठीक है, चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं कि संज्ञानात्मक विकास का कक्षा में हम किस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं। संज्ञानात्मक विकास का कक्षा में हम कई रूपों में प्रयोग कर सकते हैं। पहला तो होता है चरणों को समझना। एक शिक्षक अगर बालक के विभिन्न जो विकासात्मक चरण हैं, संज्ञानात्मक चरण हैं, उनको अगर समझ लेता है तो पठन पाठन में उसे सहजता की अनुभूति होती है। तो चरणों को समझ लेना मतलब बालक को समझ लेना है। ठीक है, खेल को बढ़ावा देना। खेल एक ऐसी प्रवृत्ति है जो हर बालक के अंदर होती है। खेल भावना से न केवल अधिगम को बढ़ाया जा सकता है, बल्कि नैतिक गुणों का भी विकास किया जा सकता है, सहयोग की भावना का विकास किया जा सकता है, प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास किया जा सकता है, और
लगाव की भावना का भी विकास किया जा सकता है। बहुत सारी भावनाएं खेल से बढ़ती हैं, तो इनका भी हम कक्षा में उपयोग कर सकते हैं। बच्चे को सक्रिय अगर बनाना है तो संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रयोग ही हमको बच्चों को सक्रिय बनाने में मदद करता है। ठीक है, और बच्चों को सक्रिय बना देने से क्या होगा, बच्चा तीव्र गति से कार्य करेगा, तीव्र गति से अधिगम करेगा, और आपने जो लक्ष्य बना करके रखा है, एक शिक्षक ने जो लक्ष्य बना करके रखा है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में सहजता होगी। तो बच्चों को सक्रिय बनाने में इसका लाभ हो सकता है। सामग्री को प्रासंगिक बनाना, जो भी चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं उसकी क्या प्रासंगिकता है, क्या आज के वर्तमान समय में उसकी क्या उपयोगिता है, इन सब चीज़ों को समझने के लिए जो है संज्ञानात्मक विकास की हम उपयोग इसमें कर सकते हैं। आत्म खोज को प्रोत्साहित करना, आत्म खोज मतलब अपने अंदर छुपे हुए ज्ञान को खोजना, अपने अंदर की क्षमता को पहचानना, कुछ नया करके दिखाना, ये आत्म खोज है। ठीक है, तो इसको अगर विकसित करना है तो हमें संज्ञानात्मक विकास का ही प्रयोग करना पड़ेगा। प्रौद्योगिकी का उपयोग, अगर हम प्रौद्योगिकी का उपयोग प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बच्चों को डालना चाहते हैं, आगे जो है इंजीनियर वगैरह बनाना चाहते हैं, जो है तमाम और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र है, अगर उनमें हमको बच्चों को ले जाना है तो हमें संज्ञानात्मक विकास का ही उपयोग करना पड़ेगा, जिससे प्रौद्योगिकी का उपयोग वो अपने दैनिक जीवन में कर सके। तो प्यारे बच्चों, ये थी कक्षा में इसकी उपयोगिता। अगली कक्षा में हम आपके सम्मुख कुछ नई चीज़ों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।